भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम कौन बनाता है? तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो ये बनाता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। और प्रथम नागरिक अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो कहा जाता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बहुत ही सिंपल है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई। क्यों कहा जाता है बैंकों का बैंक? सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक हमारा कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि सारे बैंक का कंट्रोल इसी के हाथ में होता है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है शून्यकाल क्या होता है? तो फ्रेंड्स बात करें शून्यकाल की, तो ये प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन देखिए सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत का कैसे वर्णित करता है? तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये राज्यों का संघ बताता है। ठीक है, राज्यों का संघ बताता है भारत का संविधान। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या फिर मैसूर? तो फ्रेंड्स देखिए 1947 है, अभी हम 370 से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में पूछे जाते सकते हैं क्वेश्चन, और जो बाद में पार्ट किया गया है लद्दाख और उसमें वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन रखिएगा। ठीक है, तो अगर 1947 की बात करें तो वो था हमारा हैदराबाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषाधिकार का उपयोग किसमें करती हैं? महासभा में, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद या फिर न्यायसिता परिषद में? तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारी करती हैं सुरक्षा परिषद के में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बाबरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर शाहजहां? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी, अकबर। नेक्स्ट है, एक्यूपंक्चर क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये हृदय का एक रोग होता है। ट्यूब एंड टायर की सफाई, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि या फिर एक उपज संवर्धन? तो फ्रेंड्स अगेन ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट में अगेन इसको करवा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि की जाती है, एक्यूपंक्चर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, ब्लैक हॉल एपिसोड किस युद्ध से पहले की घटना है? प्लासी, वांडीवास, बक्सर या फिर चौसा? फ्रेंड्स इनके आप पीरियड भी याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर, वांडीवास युद्ध और चौसा मैंने आपको कराया हुआ है। इनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये भी पूछ ले जाते हैं कि ये युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, या फिर इस युद्ध में कौन जीता था या कौन हारा था। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, मैं आपको बीच बीच में जो चीजें बता रही हूँ वो भी आप नोट करके चलिए। नेक्स्ट है, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध के बाद ब्लैक होल एपिसोड की घटना हुई थी। ठीक है, सॉरी पहले, प्लासी के युद्ध के पहले की है, क्योंकि ऑप्शन में पहले पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 500 कंपनी की वार्षिक सूची फॉर्च्यून इंडिया 500 के अनुसार वार्षिक राजस्व के मामले में कौन से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक या फिर टाटा मोटर्स? तो फ्रेंड्स अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें फॉर्च्यून के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि लाल फीताशाही का क्या अर्थ होता है? विलंब से, भ्रष्टाचार से, भतीजावाद से या फिर मनमानी से? तो फ्रेंड्स भाई फीताशाही, सॉरी लाल फीताशाही, भाई फीताशाही नहीं, लाल फीताशाही से। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा विलंब से। लाल फीताशाही का मतलब होता है विलंब करना है, किसी भी चीज में देरी करना। नेक्स्ट है, अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? तो फ्रेंड्स अंतारा की बात करें तो ये इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। ठीक है, एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स अगर इसके बारे में बात करें एनरॉन के अकॉर्डिंग तो ये दाबोल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए,
नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, जो कि है गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, औसत राजस्व का क्या अर्थ होता है? तो औसत राजस्व का अर्थ होता है बेची गई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। तो इसका ऑप्शन से राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सन 1708 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? तो उसके संस्थापक थे कनिष्क। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो इसकी बात करें तो ये दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। तो इसमें इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईसा, शाह अब्बास या फिर इस्माइल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईसा। नेक्स्ट आते हैं, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नार्वे या फिर मकान? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी, मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? तो इस अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो निवेश की दर है उसको बढ़ाना होगा और जो पूंजी उत्पादन का अनुपात है उसको कम करना होगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? तो फ्रेंड्स, ये राशि जाती है केंद्र सरकार को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं मिजो पहाड़ियों में, नागा पहाड़ियों में, मणिपुर की पहाड़ियों में या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में? तो ये पाए जाते हैं मिजो पहाड़ियों में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंदपुर साहिब। नेक्स्ट है, फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर, चितरंजन, मुंबई या फिर कोलकाता? तो राइट आंसर है ए, पेराम्बूर। नेक्स्ट आते हैं, निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? असम, बिहार, मेघालय, अरुणाचल? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन है, असम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसका राइट आंसर है सी, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं, ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या फिर सोडियम क्लोराइड? इसका राइट आंसर है बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट आते हैं, किस गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है? तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर के लिए बात करें तो ये सबसे जब हम इसको बदलने की सबसे सरल विधि की बात करें तो वो होती है उच्च तापमान और कम दाब। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए थे 1930 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? गोटलिब डेमलेर, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजल या फिर कार्ल बेंज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रुडोल्फ डीजल। नेक्स्ट है, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? तो ये रेखा कहलाती है आइसोथर्म। नेक्स्ट है, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये दिल्ली का जो पुराना किला था वो बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो ये हमें बताती है कि किसी एक देश की एक वर्ष की अवधि में उत्पादित जो भी पूंजीगत पदार्थों की जो आर्थिक मूल्य होता है उससे संबंधित होती है ये राष्ट्रीय आय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है।
प्रत्येक वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अनेकों, अनेकों, अनेकों या अनेक। तो इसका जो राइट आंसर है इसको लिखने का वो है ऑप्शन नंबर डी, अनेक। ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यज्या, परिव्रज्या, प्रवर्ज्या या फिर प्रवज्या। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्रज्या, प्रत्रज्या। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि थर्ड क्वेश्चन आज का। आहुति, आहुति, आहुति या फिर आहुति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आहुति। नेक्स्ट है सरल विशेषण से भाववाचक संज्ञा निर्मित शब्द है। सरता, सरलता, सरलीय या फिर सरलाभ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि है सरलता। नेक्स्ट है, अब इसमें हमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। कथा, कथा का होता है वार्ता, कौमुदी, कहानी या फिर बातचीत। तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है कथा का मतलब कहानी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्रोध। क्रोध को अमर्ष, आलस, आल्य, औक या धाम, इसमें से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अमर्ष। नेक्स्ट है जल, मद, तोयज, जलज या फिर अकबू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अकबू। जलज को फ्रेंड्स यहाँ पे कमल को बोला जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, इनमें से विलोम शब्द का हमें सही चयन करना है। इति का क्या होगा? तो इति का यहाँ पर होता है अथ। नेक्स्ट है संपदा। संपदा की बात करें तो यहाँ पर देखिए निरापदा, विपदा, दुविधा और असुविधा दे रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, संपदा का विपदा। नेक्स्ट है दृश्य। इसका क्या होगा? श्रव्य, श्राव्य, परोक्ष या फिर अदृश्य। तो ये श्रव्य श्राव्य तो ये सुनने से संबंधित है, परोक्ष भी अलग है। दृश्य का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है यहाँ पे अदृश्य। नेक्स्ट आते हैं, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है यहाँ पे पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? तो इसका राइट आंसर है मोहन राकेश। ये बहुत पूछी जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये वाली आधे अधूरे मोहन राकेश की बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्थायी भाव से रिलेटेड है। ये भी मैंने आपको 20 डे सीरीज में करा रखे हैं, तो आप ये भी जरूर देखिएगा। स्थायी भाव सबके पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस का बहुत पूछा जाता है। इस बार शांत रस का पूछा गया है। देखिए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक, घृणा, निर्वेद या फिर भक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वेद। नेक्स्ट है, नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया कौन सी है? अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या फिर नाम धातु। तो फ्रेंड्स इसके यहाँ पर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सकर्मक, यानी कर्म के साथ आए कपड़े धोती है। नीता धोती है ये होता तो ये रॉन्ग था, क्योंकि यहाँ पे जो कर्म है उसके साथ ही यहाँ पे यूज की गई है, इसलिए सकर्मक है। अब हम यहाँ पे निर्देश पढ़ लेते हैं। 65 से 68 में जो क्वेश्चंस हैं उनका वाक्यांशों के स्थान पर प्रयोग किए गए संपूर्ण वाक्यांश का अर्थ प्रकट हो जाए, ऐसा हमें वाक्य बताना है। ठीक है। देखिए फर्स्ट है यहाँ पर, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके उसको क्या बोला जाता है? जड़, चेतन, स्थावर या फिर जंगम। तो उसको यहाँ पर बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर है स्थावर। और जो जगह जगह घूमता रहता उसको मतलब हर जगह उसका स्थान बदलता रहता है, उसको बोलते हैं यायावर। नेक्स्ट है, जो सर्वप्रथम गिना जाता है, अग्रगण्य, अग्रणी, प्रथम या फिर प्रमुख। तो राइट आंसर है ए, अग्रगण्य। नेक्स्ट है, आरंभ से अंत एक। आरंभ से अंत एक का क्या मतलब है? आदि इति, आदित्य, अनभिज्ञ या फिर आधोपांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है आधोपांत। नेक्स्ट है, जिसका विभाजन ना किया जा सके, अभिनव, अखंडित, अविभाज्य या फिर अच्छेद्य। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है अविभाज्य। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि हमें नीचे दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद दिए हैं, सही विकल्प बताना है। पितृच्छा, पितृच्छा का क्या होता है? पितृ प्लस इच्छा, पितृ प्लस इच्छा, पितृ इच्छा या फिर पितर इच्छा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर है पितृ इच्छा, यानी पिता की इच्छा। ठीक है, पितृ इच्छा। सदैव, तो सदैव का क्या होता है? सदा प्लस एफ, सद प्लस एफ, सदा प्लस इव या फिर
सद प्लस एव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सदा प्लस एव। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर दिया हुआ है पवन। पवन को किस तरह से लिखेंगे? तो फ्रेंड्स ये भी हमारा बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। ऑप्शन बी राइट आंसर है, पो धन अन। ठीक है। नेक्स्ट है, रोगग्रस्त में कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है? कर्म तत्पुरुष करण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसका पहले संधि विच्छेद अलग से इसका मीनिंग कर लीजिए। रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त, और से किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से। इजिली आपने पता कर लिया, करण से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है दशमुख, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है बहुब्रीहि। नेक्स्ट है चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है अगेन बहुब्रीहि। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें शंकर का संधि विच्छेद बताना है। शंकर के संधि विच्छेद की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सम प्लस कर, यानी कि सम धन कर। नेक्स्ट है, निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? चौपाई, रोला, हरिगीतिका या फिर सवैया। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सवैया। नेक्स्ट आते हैं, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर है बी, 3। नेक्स्ट है, परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द क्या होगा? परिच्छेद, परिच्छेद, परिच्छेद या फिर परिच्छेद। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परिच्छेद। ठीक है। अब देखते हैं 78 से 86 में हमें वाक्य शुद्ध करना है। विद्यालय में अतिरिक्त आदमी नहीं है, विद्यालय में बाहरी आदमी नहीं है, आदमी विद्यालय में कोई भी अतिरिक्त नहीं है, या फिर बाहरी अतिरिक्त आदमी विद्यालय में नहीं है। तो इसमें जो सही वर्ड प्रयुक्त किया गया है वो है विद्यालय में बाहरी आदमी नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आकाश बहुत विशाल है, आकाश बड़ा विशाल है, आकाश बहुत ऊंचा है, आकाश दूर तक बड़ा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ए राइट है, आकाश बहुत विशाल है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इस जीवन की पाप पुण्य की कमाई अगले जन्म के सुख दुख का डैश करती है। क्या करती है? तो वो करती है अर्जन। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, संसार उत्पन्न नहीं होता, उसका केवल डैश होता है। निर्मित, विकास, अभिव्यक्ति या उद्भव। तो राइट आंसर है डी, उद्भव होता है। नेक्स्ट है, भक्ति के डैश मार्ग पर चलकर भी मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तो राइट आंसर है सुलभ। ठीक है। अब 84 से 88 तक हमें यहाँ पे मुहावरों के अर्थ बताने हैं। उल्टी गंगा बहाना का क्या मतलब होता है? तो राइट आंसर है ए, रीति के विपरीत काम करना। नेक्स्ट आते हैं, कान काटना। कान काटना का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है अधिक चतुर होना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गड़े गड़े उखाड़ना। फ्रेंड्स वैसे ये होना चाहिए गड़े मुर्दे उखाड़ना, लेकिन यहाँ पे गड़े गड़े उखाड़ना है, तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें ये होता है बीती बातों का पुनः स्मरण करना। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जो यश से युक्त हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स यश से जो युक्त होता है उसका यहाँ पे राइट आंसर है ए, यशस्वी। नेक्स्ट है, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए कहा जाएगा दत्तचित्त। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब यहाँ पे लोकोक्ति दी हुई है, हमें उसका सही अर्थ बताना है। जैसे कि मियाजी की दाढ़ी ताबीजों से खत्म हो जाना। ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा किसी वस्तु का दूसरे द्वारा देखने में समाप्त हो जाना, इसलिए सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। इसका क्या अर्थ होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अधिक धन चिंता का कारण बनता है। ठीक है। मतलब जिसके पास कोठी होती है वो रोता रहता है, और जिसका छप्पर होता है वो सोता रहता है, यानी कि अधिक धन होने पर उसको चिंता होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ना अंधे को न्योता देते ना दो जने आते। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ना यह काम करते ना मुसीबत खड़ी होती। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अधो हस्ताक्षर कर्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है अनावृष्टि। तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है जिसकी परीक्षा हो रही है उसे क्या बोलते हैं? परीक्षार्थी, परीक्षक, विद्यार्थी या शोधार्थी? तो उसको कहा जाता है परीक्षार्थी। ए राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चरखा देशज नहीं है। नेक्स्ट है दूध वाला रचना की दृष्टि से क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपमा। इसके अंदर उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है किसी के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा बना है? तो फ्रेंड डायरेक्ट यहाँ पे पता चल रहा है अनुस्वार। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो अब इससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला के समीपस्थ अक्षरों के बीच वाले छोड़े गए अक्षरों में से एक एक की वृद्धि होती जा रही है। निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से हमें इसमें से एक नियम का पालन किया गया है। तो किसमें एक ही नियम का पालन किया गया है, हमें वो देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दे रखा है ACFJN। तो एक बार लिख के देख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMN। ये हमने N तक लिख लिया। अब देख लेते हैं A से C, यानी कि एक यहाँ पे छोड़ा गया है, C से F दो छोड़ा गए हैं, F से यहाँ पे J तीन, एंड J से N आ गया। तो यहाँ पे अगेन तीन। तो ये तीन नहीं फ्रेंड्स, ये चार होने चाहिए थे। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं, A से E, A से C छोड़ा गया है, C से F, F से J, J से O। ये हमारे यहाँ पर हमारा ये वाला सीरीज चल रही है 1 2 3 एंड 4 की। अब एक बार हम ADFJO को देख लेते हैं। ठीक है, B को और देख लेते हैं, C को, सॉरी, ABCDEFGHIJKLMNO। तो देखिए A से D आया, यानी कि दो को छोड़ा गया है, D से F आया, यानी कि एक को, F से J, यानी कि तीन को, फिर J से O, यानी कि यहाँ पर किसको, चार को। तो देखिए ये भी हमारा गलत है। ठीक है, अब उस हिसाब से ACFKO ये भी हमारा होगा। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 का पैटर्न है ये वाला में सही है। तो ऑप्शन बी हमारा डिफर है, जबकि A, C और D में अलग अलग पैटर्न यूज किए गए हैं और B में एक सिमिलर पैटर्न फॉलो किया गया है, यानी कि एक सिमिलर पैटर्न के साथ पहले एक, फिर दो, फिर तीन एंड फिर फोर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि एक नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, जबकि A, C और D अलग अलग नियम के पालन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखते हैं, यहाँ पर हमें दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसके जगह हमें चिन्हों का प्रयोग करना है और देखना है कि हमारा आंसर सही आना चाहिए। तो पहले हम ए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में हम 2 + 3 - 2 + 4 = 8 होना चाहिए। क्या ऐसा है? 2 + 3 कितना हो गया? 5, 5 में से 2 तो अगेन 3, 3 में से 4 प्लस किया तो 7, यानी कि ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का, ये वाला ऑप्शन बी की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स में। 2 में मल्टीप्लाई किया 3 का तो कितना आ गया? 6। 6 में 2 माइनस किया, कितना रह गया हमारा? 4। 4 में अब +4 किया तो ये कितना हो गया? 8। तो ये वाला यानी कि बी सही है। एक बार सी को भी देख लेते हैं। 2 में माइनस किया 3, -1 आया, 1 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया? 3। 3 में मल्टीप्लाई किया 4 का तो 12 हो गया। ठीक है, उसी हिसाब से 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं अब हम। 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 6। 6 में ऐड किया +2 हो गया हमारा 8। 8 में अगेन हम माइनस करेंगे 4 तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 4। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट निकल कर आया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन डायरेक्शन से है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है, आपको पता होगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, और ये पूर्व दिशा होती है, ठीक है। दिशा इस तरह से है। अब इसमें बात करा है, एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर चलता है। व्यक्ति यहाँ से स्टार्ट किया, पूर्व की ओर चला, कुछ दूर पश्चात जाने पर वह दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर यानी कि इस साइड मुड़ेगा। अब कुछ दूर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ गया, यानी कि फिर से वो इस ओर मुड़ गया। अब कुछ दूर चलने के अंत में वह बाईं ओर मुड़ गया, तो इस बार बाईं ओर अब यहाँ मुड़ा। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया है वह किस दिशा में जा रहा है। तो देखिए, उत्तर ऊपर था, ये नीचे कौन सी दिशा है, यहाँ पे दक्षिण है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये आकृति दी हुई है, इसे देख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी दे रखे हैं, जैसे कि ये जो उल्टा ट्राइंगल है, उल्टे ट्राइंगल की बात करें तो ये कलाकारों को दर्शा रहा है, और रिवर्स थोड़ा टेढ़ा ट्राइंगल है, ये बता रहा है वैज्ञानिकों को। रेक्टेंगल बता रहा है नर्तकों को, और ये जो गोल है यानी कि सर्किल, ये बता रहा है डॉक्टर को। तो इसके अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इस चीज को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र के संबंध में कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक हैं। यानी कि हमें एस कलाकार भी देखना है, साथ में डॉक्टर भी देखना है, और नर्तक भी देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये तो देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक तरह से मैं आपको यहाँ पे और लिख के बता देती हूँ, कलाकार यानी कि इसमें भी आना चाहिए हमारी चीज, और जो हमें डॉक्टर नर्तक भी बता रहा है, यानी कि इसमें भी आना चाहिए रेक्टेंगल में, और यहाँ पर हमारा सर्किल में भी। तो देखिए क्या क्या निकल कर आ रहा है हमारा। ट्राइंगल में हमारा क्या चीज है, ट्राइंगल तो पूरा ही है, ठीक है, ये पूरा ही ट्राइंगल है। उसमें हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर दे रखा है लेकिन नीचे रेक्टेंगल था, तो हम इस स्क्वायर को ही मान लेते हैं। और जो हमारे सर्किल में भी है, तो देखिए रेक्टेंगल और सर्किल और ट्राइंगल, इन तीनों में क्या है, एल, जी एंड जी, इस तरह से निकल कर आ रहा है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डॉक्टर नहीं होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन में क्या गिवन है, जी। यस, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी होना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, कौन सा अक्षर कलाकारों को दर्शाता है जो डॉक्टर और नर्तक हैं। तो देखिए, जो हमारा डॉक्टर भी है, नर्तक भी है, यानी कि हमारा यहाँ पे ट्राइंगल भी चाहिए हमको, हमको यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए, और यहाँ पे हमें सर्किल भी चाहिए। तो ये सारी चीजें देखने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी, डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह कौन सा अक्षर है जिसमें कलाकारों को तो दर्शाते हैं, जो ना वैज्ञानिक है ना ही डॉक्टर है, यानी बस कलाकार बताने हैं। कलाकार का मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ हमें ट्राइंगल देखने हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए, ए भी आ रहा है हमारा राइट आंसर, और बी भी आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए बी कहाँ पर है, ऑप्शन ए बी हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स ए है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अब हमें ऐसा अक्षर देखना है जो कलाकारों को दर्शाता है, जो नर्तक भी है और डॉक्टर भी है। अब ये तीनों चीजें हैं, ठीक है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जी भी है और एच भी है, जो तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए जी और एच हमारा कहाँ पर आ रहा है, तो ऑप्शन 12 में ये हमारा जी और एच आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है उन कलाकारों को दर्शाइए जो ना ही डॉक्टर है, ना ही वैज्ञानिक है, ना ही नर्तक है, यानी कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ ट्राइंगल में आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्राइंगल में आने के लिए कौन है, सिर्फ ए है जो कि ट्राइंगल में आ रहा है,
और जो ना कि रेक्टेंगल में है, ना ही स्क्वायर में है, ना ही जो हमारा थोड़ा टेढ़ा जो ट्राइंगल है उसमें है। तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें तो ये यहाँ पर, यहाँ ये ए आ रहा है, यहाँ ये ए आ रहा है, यहाँ ये ए आ रहा है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन सी में ऑप्शन ए गिवन है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ए। अब नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा अक्षर है जो उन वैज्ञानिकों को दर्शाता है जो कलाकार नहीं है। यानी कि हमें वैज्ञानिक देखने हैं जो कलाकार नहीं है। अब वैज्ञानिक का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, जो कलाकार नहीं है। तो देखिए ये अगर इस वाले पोर्शन को लेंगे तो ये कलाकार को बता रहा है, जबकि उसने साफ कहा है कि कलाकार नहीं है। तो देखिए बाहर का हमें देखना पड़ेगा, ये वैज्ञानिक है जो कि कलाकार नहीं है। तो ऑप्शन एफ हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए एफ हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, ये दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। थोड़ा इमेज ऊपर नीचे होने की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर ये एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द और संख्या को हमें चुनना है। जैसे कि धुआं, धुएं से फ्रेंड्स क्या होता है, धुएं से प्रदूषण होता है। युद्ध से क्या होती है, युद्ध से क्या होता है फ्रेंड्स, युद्ध से विनाश होता है। तो ऑप्शन डी डायरेक्ट है राइट आंसर। घंटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड। और तृतीयक की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, प्राथमिक। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं ये किस तरह से मैच किया गया है। यहाँ लिख लेते हैं बी ई जे के। ठीक है, अब बी ई जे का प्लेस देखिए, बी किस पे आता है 2 पर, ई किस पर आता है ए बी सी डी ई यानी कि 5 पर, जे किस पर आता है ई एफ जी एच आई जे यानी कि 8 पर, जे के एल जे एच सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे एच जे है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच होना चाहिए था लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने जे दे रखा है। ठीक है, और अगर हम जे करते हैं एच आई जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ये क्या होना चाहिए, 10 हो गया और ये 11। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है एक तरह से। 2 5 देख लेते हैं, चलो वाई वी एस पी। अब वाई का जो प्लेस क्या होता है, लास्ट से 2 आता है ये भी। और अगर देखें जेड डब्लू, ऐसे करते हैं पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 यानी कि V क्या हो गया 5, S क्या हो गया 6 7 8, S 8, P हमारा क्या हो गया 8 9 10 11, P 11 हो गया। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा 8 H होना चाहिए था। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ हो, हम इसको H मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको 8 करते हैं और ये H है हमारा। तो देख लीजिए एक बार हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। क्या है हमारा B E H K, B किस पे था 2 पर, E पर था 5, H पर था 8 और K पर था हमारा 11। उसी हिसाब से Y V S P 2 5 8 और ये क्या हो गया 11। अब उसी तरह से CFIL कर लेते हैं, CFIL। C हमारा कितने पर आता है 3 पर, F हमारा कितने पर आता है 6 पर, I हमारा कितने पर आता है 9 पर और L हमारा कितने पर आता है 12 पर। अब उसी तरह से लास्ट से देख लेते हैं, लास्ट से 3 नंबर पर क्या आता है X, 6 नंबर पे क्या आता है, 6 की बात करें तो अभी हमने लिखा था तो U आया था हमारा। 9 की बात करें तो 9 पर आया था R, और 12 की बात करें तो 12 पर आया था हमारा O। ठीक है, तो ये होना चाहिए XURO। तो देखिए ऑप्शन सी XURO है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जे दे रखा है, हमने एच मान के सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, क्योंकि इसकी मैंने आंसर देखी थी एग्जामिनर की, तो वहां पर इसको
क्वेश्चन को सबको मार्क्स दिया गया था क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सी ऑप्शन करिएगा और इसकी ये ट्रिक है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ADHM, अब ADHM देख लेते हैं। ADHM, पहले इनके आप जो रियल नंबर है वो लिखा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रियल नंबर भी दे देते हैं और कई बार ये खुद से भी नंबर अलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले रियल देखना है। इसका 1 होता है, इसका 4 होता है। H का क्या होता है? H का होता है यहाँ पर 8 और यहाँ पे M में होता है 13। अब देख लेते हैं ZWSN। अगेन लास्ट से 1 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है और ये 13। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेंगे CFJO यानी कि 3, ये F है, 6, 10 और O 15 होता है। तो इसका लास्ट देखेंगे, 3 पर क्या आ गया? X, 6 पर क्या आता है? 6 पर आता है हमारा U, 10 पर आता है हमारा Q और 15 नंबर पर लास्ट से आएगा हमारा L। तो XUQL होना चाहिए, XUQL। देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये इस तरह से सॉल्व होगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। अब एक नंबर सीरीज कर लेते हैं। 5, 36, 6 से क्या आएगा? अब 5 36 है तो 6 से देखिए क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस में अगर हम इस तरह से करते हैं 5 इंटू, डायरेक्ट हम इसी तरह से करते हैं क्योंकि 5 के टेबल में हमारा 36 के आसपास की डिजिट आती है। क्या आती है? 5 6 क्या होता है? 30। ठीक है, और इसमें अगर 6 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 36। सेम उसी तरह से 6 पर करते हैं, 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 में 6 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 42। देखिए 42 है? नहीं है, तो शायद ये वाली ट्रिक नहीं चलेगी। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके 6 ऐड किया है तो हम 6 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 जा 42, 7 इसमें ऐड करते हैं, कितना हो गया? 49। देखिए 49 गिवन है क्या? यस, ये हमारे पास गिवन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 49। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 182, 182 से अब हमें लेकर आना है यहाँ पे क्या, जिससे कि 210 से 380 आया है। तो 210 से 380 किस तरह से आया है, पहले तो हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स 210 हमारा किस तरह से निकल कर आएगा? 15 का अगर हम क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब करते हैं तो कितना निकल कर आएगा? 225, और 225 में माइनस कर देंगे 15 तो कितना निकल कर आएगा? 210। ठीक है, उसी तरह से 380 के आसपास क्या होता है? 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितना निकल कर आएगा? यहाँ पे 400, 400 में -20 करेंगे तो कितना निकल कर आया? 380। सेम उसी तरह से 182, 182 के आसपास क्या होता है? 14, 14 का स्क्वायर करके -14 करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 182। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है। ये 14 से किया, ये 15 से, ये 14 वाला है, ये 15 वाला है, इसको किया गया है 20 से, तो ये 19 होना चाहिए। तो देखिए अगर हम 19 का स्क्वायर करें, ठीक है, और उसमें फिर 19 माइनस करें तो हमारा आना चाहिए 342। देखिए ऑप्शन में 342 है, यस, तो ऑप्शन ए में 342 गिवन है, तो राइट आंसर होगा ए। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अब देखिए 7 8 18 57 228 1165। तो देखिए यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। और फ्रेंड जहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो वहां पे ये कहा जाता है कि जो क्वेश्चंस हैं वहां पर हमेशा मल्टीपल डिवाइड, डिवाइड मल्टीपल, डिवाइड प्लस, इस तरह की टिक चलती हैं और दोनों एक साथ चलते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। 7 में फ्रेंड्स अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आया, उसमें अगेन प्लस किया तो कितना आ गया? 8। उसी तरह से 8 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 का तो कितना निकल कर आएगा? 16 प्लस 2 किया कितना हो गया? 18। तो देखिए 18 आ गया। अब उसी तरह से 18 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का तो कितना आ गया? 54। अब यहाँ पे प्लस किया 3 तो कितना आना चाहिए? 57 आना चाहिए। तो देखिए 57 आ गया। अब उसके अकॉर्डिंग 57 में मल्टीप्लाई करो आप 4 का तो कितना आएगा यहाँ पर? 228। अब 228 में अगेन 4 प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 232। जबकि देखिए 228 है
और यहाँ पे हमें रॉन्ग बताना है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना रॉन्ग नंबर, तो हमें रॉन्ग सीरीज बतानी थी कि रॉन्ग नंबर क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आना चाहिए था 232, जबकि इन्होंने 228 दिया, यानी कि +4 नहीं किया है, तो इसलिए रॉन्ग जो है वो हमारा 228 है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, है हमारा 57 क्वेश्चन 445। तो 445 में सब्ट्रैक्ट करिए 3, तो कितना निकल कर आएगा फ्रेंड्स? अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 442। अब देखिए फ्रेंड्स, इस 442 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना निकल कर आएगा? 221। तो देखिए 221 निकल कर आ गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस 221 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, तो हमारा यहाँ पे कितना निकल कर आएगा? 218। 218 निकल कर आया। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना निकल कर आएगा? 109। ठीक है। अब इस 109 को आप क्या करेंगे, इस 109 को अगेन आप माइनस करेंगे 3, तो कितना निकल कर आएगा? 106। ठीक है। अब इस 106 में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना होना चाहिए? 53। जबकि फ्रेंड्स अगर आप देखें तो आपका आंसर यहाँ पर कितना है? 57। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे हम नीचे क्वेश्चन कर रहे थे 46 आ रहा है, जबकि यहाँ पे हमें क्या है? 53 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा जो रॉन्ग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 46। 46 नहीं, यहाँ पर आना चाहिए हमारा 53, क्योंकि 109 को डिवाइड करके 3 से माइनस करके 3 से डिवाइड अगर 2 से करेंगे तो 53 ही आना चाहिए, जबकि 46 है, तो रॉन्ग है हमारा 46। इसके अलावा अब नेक्स्ट आते हैं 190, 166, 145, 128। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें कौन सी सीरीज चल रही है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आप, ये यहाँ पर 190 जो है, ठीक है 190, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 24। 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा फ्रेंड्स? 166। अब इस 166 में सब्ट्रैक्ट करिए 21 को, तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पे? 145। अब इस 145 में आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 18, यानी कि देखिए यहाँ भी आपका 3 बैक जा रहा है, 24 है, 21 है, 18 है, 18 के बाद क्या आएगा? 15, 15 के बाद 12, 12 के बाद 9। ठीक है। अब 145 में आप 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स कितना निकल कर आएगा? यहाँ पर अगर हम देखें 5, यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 8। 15 में से अगर हम 8 यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 7। ठीक है। अब यहाँ पर देखें 4 में से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा 2 और यहाँ पर होगा 1। तो देखिए फ्रेंड्स 127 यहाँ पर होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर जो आपको आंसर गिवन है इसके अकॉर्डिंग तो देखें तो वो तो हम यहाँ पर दे रखा है 128, जबकि आपका आना क्या चाहिए? 127। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें रॉन्ग आंसर देखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर हमारा जो रॉन्ग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए जब हम 145 में 18 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा निकल कर आना चाहिए था 128, जबकि 127 आ रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हमें यही चेक करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा 127। नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखिए 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए तो आपको क्या करना है, 1 में क्या ऐड करना है? 1, 3 और 10 और 21 के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगेन सिर्फ वही चीज ऐड करनी है, यहाँ पर एक में +2 करना है, इंटू 2 करना है, और वहां पर क्या करना है? अगेन 1 प्लस करना है, यानी कि 1 में आप क्या करेंगे? इंटू 2। तो कितना हो गया? 2 + 1 किया 3। अब 3 में क्या करेंगे आप? इंटू करेंगे 3 को, ठीक है, और प्लस कितना करेंगे? 1। तो कितना हो गया? 3 3 जा 9 और 1 10। नेक्स्ट क्या करेंगे? एक बार 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक बार 3 से, एक बार 2 से, एक बार 3 से। अब 10 में आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 20, प्लस कर दिया 1। अब 21 में आपको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है। अगेन +1 कर दिया, 64 हो गया। अब 64 में अगेन क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 128 आ गया। अगेन क्या करना है? 1 ऐड करना है, 129 हो गया। ठीक है। अब 129 में अगेन आपको क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। कितना हो गया? 387 हो गया।
तो यहाँ पे 387 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपको कितना दे रखा है 356। तो इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए वो तो यहाँ पर होना चाहिए था 387, जबकि यहाँ पर जो आपको आंसर गिवन है वो गिवन है 356 का, तो ये रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें हमें फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ इन टर्म को मल्टीप्लाई करना है, बाकी टर्म को नहीं करना। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को करना है, फिर यहाँ पे हमें थर्ड टर्म को करना है, उसके बाद फिफ्थ टर्म को करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट टर्म में यहाँ पे बात करें तो 6 में हमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12। उसके बाद अगर हम 48 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आना चाहिए, यहाँ पर हमारा निकल कर आना चाहिए 96। तो 96 फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे तो 100 गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 384 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखिए हमारा राइट आंसर निकल कर आ रहा है 768। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको कोई और कॉन्सेप्ट लगता है तो जरूर बताइएगा। The authors of banking company should be accordance with the provisions of this act। यानी कि यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो बैंकिंग कंपनी के लेखक होते हैं या फिर बैंकिंग कंपनी हमारा किस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स। इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंकिंग कंपनी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग कंपनी एक्ट के अंदर जो भी बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रियल अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जो लेखांकन है या अकाउंटिंग पीरियड है उसकी रियल या आइडियल हम उसका पीरियड क्या है, 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रियल अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 वर्ष, यानी कि 1 वर्ष तक के ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं। अब वो आप अकाउंटिंग पीरियड को भी मान सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, या फिर कई लोग फेस्टिवल टू फेस्टिवल लेते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये 1 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर अकाउंटेड फॉर इन अकाउंटिंग। यानी किस तरह के ट्रांजेक्शन्स अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। विच इज क्वालिटेटिव, विच इज सब्जेक्टिव, विच इज बिजी विद मनी, या फिर जो मनी में के फॉर्म में उनको डिनोट किया जाता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी बहुत सिंपल है, जो कि मनी में डिनोट किए जाते हैं या मनी टर्म्स में होते हैं, हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू प्रॉपर्टी माइनस, यानी कि प्रॉपर्टी में किस चीज को माइनस करेंगे ये हमारी आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आएगी। ऑप्शन है कैपिटल, कैश, क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा कैपिटल। कैपिटल को जो हम प्रॉपर्टी से माइनस करेंगे तो हमारा आउटसाइड लायबिलिटी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what value is an article accounting in accounting अकाउंटेड इन अकाउंटिंग होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि जो लेखांकन में किसी वस्तु को जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो किस मूल्य पे की जाती है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं रियल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, फाइनेंशियल वैल्यू या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रियल वैल्यू पर वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी उनकी रियल वैल्यू होगी उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस। यानी कि जो अकाउंटिंग एजम्पशंस है वो हमारी कौन कौन सी होती है। एक्सचेंज, पीरियड, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग एजम्पशंस की बात करें तो आपने सारी एजम्पशंस पढ़ी होंगी कि एक्सचेंज भी होता है ट्रांजेक्शन्स के बीच में, और इनकी एक टाइम पीरियड होता है जिसके बेसिस पे सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो सारे यूनिट में मेजर किए होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू। आय में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल और इनकम रिसीव्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें रेवेन्यू में, तो रेवेन्यू में जो हमारी इनकम रिसीवेबल है, यानी कि जो इनकम हमें रिसीव होगी और जो रिसीव हो चुकी है, वो सारी चीज़ें हमारी रेवेन्यू यानी इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
व्हाट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग डज अ बिजनेस अडॉप्ट, यानी कि एक बिजनेसमैन जो है वो किस तरह की अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है या फिर वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे बहुत इसका राइट आंसर देखिए आप इजीली बता सकते हैं। एक बिजनेसमैन जो है वो हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ऑप्ट करेगा कि उसके यहाँ कितना फाइनेंस आ रहा है, कहाँ से रेज करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसलिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अडॉप्ट करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज अडॉप्टेड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्टिव कम्युनिटी, यानी कि जब हम किसी प्रोडक्टिव कम्युनिटी की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं तो वहां पर कौन सी अकाउंटिंग को हम अडॉप्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसका भी हमारा सिंपल आंसर है, जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग को अडॉप्ट करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हाउ इज कॉस्ट ऑफ गुड्स फोरकास्टेड इन अकाउंटिंग, यानी कि जो अकाउंटिंग में जो हम गुड्स को फोरकास्ट करते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट आएगी, वो हम किस तरह से करते हैं। मैरिजनल अकाउंटिंग के बेसिस पर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन कॉस्ट की बात की जा रही है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं What form of accounting is done keeping in mind the value converted into currency? अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो कौन सी अकाउंटिंग को हम अपने माइंड में रखेंगे जब हम अपनी जो हमारी वैल्यू है उसको हम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। मैनेजरियल अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मुद्रा में परिवर्तित मूल्य को ध्यान में रखकर जो हम अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो वो होगा हमारा इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। हम ये देखेंगे कि जब हम अपनी अमाउंट को किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे कितना इन्फ्लेशन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो वहाँ पे हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है In what form of accounting of economic activities of a country is done in systematic and proper ways, यानी कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग की फॉर्म है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर वे में। सोशल अकाउंटिंग, कॉस्ट, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी कंट्री की जब इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आ रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे यहाँ पे बताती है हमारी सोशल अकाउंटिंग को, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात की जा रही है वहाँ पे पूरी सोसाइटी इसके अंदर इंक्लूड होगी, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे है सोशल अकाउंटिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं What is the book of initial articles in which all transactions are written डेट वाइज, यानी कि वह कौन सी फर्स्ट टाइम या फिर इनिशियल स्टेज पर वो कौन सी बुक है जिसको हम डेट वाइज सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं इनिशियल स्टेज पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस या फिर फाइनल अकाउंट। तो इनिशियल स्टेज पर जो हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को वो कहलाता है हमारा जर्नल, ठीक है, सबसे पहले हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कॉलम्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग जर्नल। हम जर्नल को प्रिपेयर करते समय कितने उसमें कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं ये हमें बताना है। 7, 5, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हम जर्नल बनाते समय 5 कॉलम्स को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम किसका होता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉलम डेट का। उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर्स होता है जिसमें हम सारे एंट्रीज करते हैं। उसके बाद ये हमारा LF होता है, लेजर। और फिर उसके बाद आता है हमारा डेबिट बैलेंस का, फिर आता है हमारा क्रेडिट बैलेंस का। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 कॉलम से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब कितनी तरह के अकाउंट होते हैं हमें ये बताना है, 2, 4, 3 या फिर 5। तो फ्रेंड्स अकाउंट हमारे 3 तरह के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रियल अकाउंट, एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट और एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द रेसिपिएंट इज कॉल्ड द डेटर एंड द पे इज रिच, दिस इज द रूल ऑफ विच अकाउंट इज एक्रूअल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए रिच का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आप वो कर लीजिएगा क्रेडिटर, ठीक है, ठीक है। अब
कोई भी जो हमारा रिसीवर है वो हमारा डेटर बन रहा है और जो हमारा पे है वो हमारा क्रेडिटर बनना है, तो ये किस चीज का रूल है? रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का? फ्रेंड्स, ये रूल्स, इनको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा कि रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, और व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट के क्या क्या रूल हैं, किस बेसिस पे एंट्रीज होती हैं। ठीक है, रूल्स बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ऑप्शन 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिलोंग टू पर्सनल अकाउंट। अब इसमें से हमें ये बताना है इसमें से कौन से हमारे जो इवेंट्स हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करते हैं। असेट्स एंड लायबिलिटी, एक्सपेंस, लॉस एंड प्रॉफिट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें व्यक्तिगत खाते, इसमें से क्या संबंधित है, तो व्यक्तिगत खाते में अभी हमने ऊपर भी बात की थी, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स रिलेटेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश अकाउंट इज। अब कैश अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि हमारा रियल अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट बताता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, मशीन परचेज शुड बी डेबिटेड। अब जो मशीन अगर परचेज की है तो वो डेबिट किस अकाउंट में होगी? मशीनरी अकाउंट, गुड्स अकाउंट, प्लांट अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मशीनरी परचेज की बात की जा रही है तो डेबिट की जाएगी मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल अकाउंट इज। अब कैपिटल अकाउंट किस तरह का अकाउंट है? रियल अकाउंट, जर्नल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये हमारा क्या है? ये भी हमारा रियल अकाउंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप अ प्लांट शुड बी डेबिटेड। अब कोई भी प्लांट सेट किया जा रहा है और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो डेबिट किस नाम से किया जाएगा? इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंस अकाउंट, इन मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, प्लांट अकाउंट, या फिर इन प्रॉपर मेंटेनेंस अकाउंट। तो यहाँ पर कोई भी प्लांट को इस्टेब्लिश करने में जो खर्चा किया जा रहा है तो वो इंक्लूड कर दिया जाएगा प्लांट के ही अमाउंट में। ठीक है, अकाउंट में। तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट करके शो किया जाएगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनपेड एक्सपेंसेस इज अकाउंट। अब अनपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे किस तरह का अकाउंट होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम अनपेड एक्सपेंसेस की बात करें या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आउट द फॉलोइंग इनकम। अब जो इनकम्स हैं इसमें से हमें शॉर्ट आउट करनी है कौन सी है? इंटरेस्ट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस, ब्याज और जो इंटरेस्ट है वो भी एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड पे ये कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये समझेंगे कि हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? वो हमारे लिए एक इनकम की तरह काम करता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। ठीक है, बाय व्हाट नेम डू यू नो द ओनर्स कैपिटल इंक्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि वर्ष के अंत में स्वामी की पूंजी में अगर वृद्धि होती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? प्रॉफिट, ड्राइंग, लॉस, या कैपिटल। बहुत सिंपल है, इसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए हम पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्टेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब इसमें से हमें एक्सपेंस बताना है, बिल्डिंग, बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट, या सैलरी। इसमें से क्या हमारा एक्सपेंस है? तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर एक्सपेंस नहीं है, बैंक लोन एक्सपेंस नहीं है, बिल्डिंग एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि सैलरी हमें देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट इन। अब ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल, पर्सनल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो ड्राइंग अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है क्योंकि ये पर्सन से कनेक्ट होता है, उसको बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परचेस अकाउंट इज। अब परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारा परचेस अकाउंट होता है वो हमारा रियल अकाउंट होता है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। इस तरह के भी क्वेश्चन याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा अकाउंट होता है, ये कौन सा अकाउंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
क्रेडिट परचेज इज अकाउंटेड फॉर इन विच सब्सिडरी, यानी कि जो क्रेडिट परचेज होता है वो हमारा किस सब्सिडरी या फिर जो हमारी सब्सिडरी बुक होती हैं, जो हमारी मेन बुक होती हैं उनके साथ प्रिपेयर की जाती हैं। तो क्रेडिट परचेस हमारा किस में इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पर ये बताना है, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक या फिर परचेस रिटर्न बुक। ठीक है, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर परचेस क्रेडिट परचेस की बात की जा रही है, तो क्रेडिट परचेस हमारा परचेस बुक में आता है, लेकिन अगर सिर्फ परचेज हो, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी कैश परचेज होती है उसको कैश परचेज नहीं लिखा जाता, उसको सिर्फ परचेज लिखा जाता है। तो कैश परचेज होगी तो वो कैश बुक में जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ क्रेडिट परचेज बुक है तो वो जाएगी हमारी परचेज बुक में। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।